नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। देश भर की छोटी बड़ी पर महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर द वायर बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। राजस्थान में पहलू खान की हत्या के ठीक 7 महीने बाद राजस्थान के अलवर जिले में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह गोविंदगढ़ के पुलिस थाने की सीमा से उन्हें गौवंशीय पशु से लदी एक पिकअप गाड़ी मिली है। उसी स्थान से 15 किलोमीटर दूर रामगढ़ इलाके से रेलवे ट्रैक से एक व्यक्ति की लाश भी मिली है। पुलिस के मुताबिक अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, या फिर ये मामला कथित गौरक्षकों का है या नहीं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और मृतक के परिजनों ने, परिवार वालों ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ये मामला कथित गौरक्षकों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, अलवर के दक्षिण के क्षेत्राधिकारी अनिल बेनीवाल ने कहा है कि पिकअप में 3 गाय, 3 बछड़े थे। एक गाय मर चुकी थी। पहले 2 टायर गाड़ी के गायब थे, पिछले 2 टायर पंचर किए हुए थे। मृतक की पहचान 35 वर्षीय उम्र के रूप में हुई है। और अलवर की मेफ पंचायत के शेर मोहम्मद ने कहा है कि आरोप लगाया है कि यह हत्या गौ तस्करों ने की है और उनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास फेंक दी, उम्र की लाश, जिससे ये एक्सीडेंट का मामला लगे। वहीं अलवर पुलिस के जो एसपी हैं राहुल प्रकाश, उन्होंने हादसे के पीछे की वजह जो है वो क्या है, अभी इस बात पे कोई भी बयान नहीं जारी किया है। मामले में शुक्रवार को आरोपी गौ तस्करों के खिलाफ राज्य के गौवंश हत्या प्रतिरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने कहा है अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वाहन में ये जो मृतक व्यक्ति है वो था भी नहीं या नहीं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उमर के जो चाचा इलियास हैं, उन्होंने बताया है कि उस गाड़ी में जो 3 सवार व्यक्ति थे उसमें से जावेद ने उनके इलियास से कहा है कि हमलावर बंदूकधारी थे, उन्होंने उस पर हमला किया उन लोगों पे, और जावेद बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग पाया। और जो तीसरा व्यक्ति ताहिर है वो उस समय अस्पताल में भर्ती है, पुलिस उसका बयान लेगी। उमर के परिवार वालों की शिकायत के बाद रविवार को एक दूसरी प्राथमिकी आईपीसी खंड 302 हत्या और 201 अपराध के साक्ष्य के लापता होने के कारण के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। सीओ के अनुसार पहली नज़र में ऐसा कहीं नहीं लगता है कि शव में या फिर मशीन में आसपास कहीं भी गोली का कोई भी निशान मिला हो। इसी साल के अप्रैल महीने में, आपको याद हो, बहरौड़ में गौरक्षकों ने पीट कर पहलू खान की हत्या कर दी थी। मरने से पहले पहलू खान ने जिन 6 आरोपियों का नाम बताया था उनको क्लीन चिट दे दी गई है। और आज का ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं, 10 नवंबर को ये जो हत्या हुई है सोमवार को, इस मामले में राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। उस व्यक्ति से बाकी लोगों की पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन लोग इस हत्या में शामिल थे। वहीं गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा है कि हमारे पास शहरों से में हर स्थिति के हर समय नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। घटना रात में घटित हुई थी, पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आशा जताई है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकेगा। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सीएम मीना ने बताया है कि पोस्टमार्टम मामले में गठित किए गए मेडिकल बोर्ड द्वारा ये किया जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों ने तुरंत कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अलवर में ये जो यात्रा से पहले ये घटना हुई है, और अलवर में आने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अलवर के अलग अलग जगहों पे कई इलाकों पे जाके दौरा कर रही हैं। अगली खबर ये है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है, नोएडा में जब वो अमेठी के एक संबोधित कर रहे थे एक आयोजन में, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ एटीएम भी अगले 3 से 4 साल में बेकार हो जाएंगे और जितनी भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस हैं, वित्तीय लेन देन हैं, वो सारी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होगी। उन्होंने कहा है कि भारत में 72% जनसंख्या 32 साल से कम उम्र की है, और नीति आयोग के सीईओ का दावा है कि भारत एकमात्र देश है जिसमें अरबों की संख्या में बायोमेट्रिक डेटा भी उपलब्ध है, मोबाइल फ़ोन्स भी हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं। तो भविष्य में भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें कई प्रकार की चीज़ें होंगी, और जितना भी वित्तीय लेन देन है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होंगी।
हम आपको कई दिनों से प्रदूषण पे अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पे सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई कर रहा है और जो पीठ के वकील हैं आर के कपूर, उन्होंने आवेदन में कहा है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने के कारण राज्य में और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। याचिका में भी अनुरोध किया गया है कि संबंधित राज्य और सड़कों की धूल और पराली जलाने पर तुरंत नियंत्रण किया जाए, सम विषम योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। ये सारी मांगें उस याचिका में हैं। और वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। वायु की गुणवत्ता खतरनाक हो गई है। सेंट्रल कंट्रोल फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुसार इस रविवार को हवा में पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 की जो सघनता क्रमशः है वो 478 और 713 है थी। कई जगहों पे 100 मीटर की भी दृश्यता कम हो गई। और आपको बता दें, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने वायु की गुणवत्ता 460 दर्ज की है, जो कि कल 403 थी। लोगों में आंखों में जलन, अस्पतालों में वैसे बहुत सारे मरीजों की बढ़ोतरी हुई है संख्या में, जिन्होंने आंखों में जलन या सीने में जलन या खांसी या सांस लेने में तकलीफ की बीमारियां अपनी बताई हैं। और NGT ने दिल्ली सरकार को फटकारा है और कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो बात की थी रिव्यू पिटीशन की, क्या ये जानकारी सिर्फ मीडिया को देने के लिए दी गई थी, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं हुआ है। इसकी बात तुरंत ही पुनर्विचार करके दिल्ली सरकार ने टिप्पणी के बाद सोमवार को याचिका दाखिल की आज, और इस याचिका में महिलाओं और 2 पहिया वाहनों के लिए छूट मांगी है। NGT ने इस छूट को देने से इनकार कर दिया था महिलाओं और 2 पहिया वाहनों के लिए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने और रिवन योजना वापस ले ली थी और रिव्यू पिटीशन की बात की थी। NGT दिल्ली सरकार की याचिका को स्वीकार करता है तो दिल्ली सरकार मंगलवार से और रिवन योजना दोबारा से लागू करेगी। आपको बता दें, उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण इसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब में कृषि विशेषज्ञों ने पराली जलाने पर एक प्रभावी रोक की मांग की है। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आग्रह पर पंजाब कृषि बोर्ड विश्वविद्यालय ने एक आयोजन किया। शनिवार को एक बैठक की जिसमें कई सदस्यों ने हिस्सा लिया और इस मौसम में पराली प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की गई विभिन्न मशीनों की प्रभावशीलता और उनकी अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई। यह माना गया है कि कंबाइन हार्वेस्ट पर पराली प्रबंधन व्यवस्था अनिवार्य की जानी थी ताकि किसान कटी हुई पराली का आसानी से प्रबंधन कर सके। अब इस मौके पर ऐसे कई किसान भी मौजूद थे जो धान को पराली जलाए बिना गेहूं की बुआई करते हैं, और इस मौके पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, बताया कि प्रबंधन तकनीकों की खेतों में क्या अच्छा काम कर रही है। और यह भी रेखांकित किया गया, इस बात को ज़रूर से ज़रूर लोगों को बताया गया कि ये किसान पराली जला रहे किसानों से कई ज़्यादा, उनकी तुलना में कई ज़्यादा अच्छी गेहूँ की पैदावार उगा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 3 कैंपसेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे पुणे में सावित्रीबाई पुणे विश्वविद्यालय में, जहां पे एक गोल्ड मेडल के लिए एक कंडीशन आई थी और शुक्रवार को जारी किए गए थे वो दिशा निर्देश, और उसमें कंडीशन ये थी कि गोल्ड मेडल पाने के लिए छात्र छात्रा को जो भी है वो शाकाहारी होना ज़रूरी है। एक कंडीशन ये भी थी कि नशे से दूर होना ज़रूरी है, और एक कंडीशन थी कि जो छात्र छात्रा योगा या ध्यान करते हैं या भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रुचि लेते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस दिशा निर्देश जारी होने के बाद, इस सर्कुलर के जारी होने के बाद देश में अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिक्रियाएं आई, निंदा किए जाने लगा। उसके बाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने आलोचना का सामना करने के बाद इन्होंने योग महर्षि रामचंद्र गोपाल शेलर के नाम पर ये जो स्थापित पुरस्कार को निलंबित कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सर्कुलर पुराना है और ये दिशा निर्देश विश्वविद्यालय ने नहीं तय किए, बल्कि ये शेलर मामा के ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के दौरान दिए गए करीब 40 पदक और विभिन्न लोगों और संगठनों द्वारा प्रायोजित जो पुरस्कार हैं उनकी पात्रता की मानदंड की समीक्षा करेंगे। और अब उन्होंने ये भी बताया है कि शेलर परिवार को वो इस बात की जानकारी देंगे कि इस कंडीशन को, इस शर्त को वापस लिया जा चुका है।
कुल सचिव ने यह भी कहा है कि शेलर परिवार अगर नहीं मानता है तो विश्वविद्यालय को शेलर परिवार द्वारा दिए जाने वाले इस पदक को निरस्त करने की कार्यवाही भी शुरू करनी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं भोपाल की लॉ यूनिवर्सिटी की, NLIU की, जहाँ पे बहुत लंबे समय से बहुत सारे छात्र छात्रा आंदोलन कर रहे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें से सबसे विशेष मांग है कि डायरेक्टर प्रोफेसर SS सिंह के बेवजह परेशान करने की वजह से लोगों ने, छात्र छात्राओं ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा है। इस मामले ने तूल पकड़ा है क्योंकि अलग अलग तरीके से पेरेंट्स ने, एलुमनाई ने और अलग अलग लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने इनको अपनी एकजुटता दी है, सॉलिडारिटी दी है और बताया है कि ये सब सारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा इनके साथ खड़े हैं। और घटना स्थल, जो धरना स्थल पे जो बैठे छात्र हैं, उनका आरोप है कि ये जो डायरेक्टर प्रोफेसर SS सिंह हैं, ये छात्राओं को अपने कमरे में बुलाते हैं, उनसे आपत्तिजनक बातें करते हैं, उनके कपड़ों पर टिप्पणियां करते हैं, सेक्सिस्ट रिमार्क देते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम अपनी शर्म बेच के इस कॉलेज में पढ़ने आई हो। इसके अलावा विद्यार्थियों को के साथ की जा रही ये जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव और भ्रष्टाचार के कई आरोपों को भी इन्होंने बताया है। छात्र छात्राओं ने ये भी बात का आरोप लगाया है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएं, आंसर शीट्स भी ठीक तरीके से जांच नहीं की जाती हैं और 100 में से 85 विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। और इन सारी समस्याओं पे डायरेक्टर सिंह का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो 10 साल से डायरेक्टर रहे हैं और एकदम से उन ख़राब कैसे हो गए अगर उन्होंने इतने साल अच्छे से गुजारे हैं। फ़िलहाल एलुमनाई ने भी इनके खिलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है अभी। और लाइव लॉ एक वेबसाइट की खबर के अनुसार एक अनुसूचित जाति के एक छात्र जिसकी बहन कैंसर से जूझ रही थी और उसकी माँ की मृत्यु भी कैंसर से हुई है, वो घर का अकेले कमाने वाला लड़का था। उसने जब कक्षा में उपस्थिति को लेके मानवीय आधार पर छूट मांगी तो इन्होंने बोला है कि मानवीय आधार पर विश्वविद्यालय नहीं चलता। डायरेक्टर साहब ने ऐसा जवाब दिया। और जब एक सामान्य जाति का जो एक छात्र था वो उसकी सहायता के लिए डायरेक्टर के पास गया तो डायरेक्टर ने ये भी टिप्पणी की कि तुम तो सामान्य जाति के हो, तो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की मदद क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से विश्वविद्यालयों में एक कास्ट, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव को लेकर छात्र छात्रा प्रदर्शन कर रहे हैं। और NLSB, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टूडेंट एंड रिसर्च, इन सब ने इनको सॉलिडारिटी दी है और प्रशासन के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसकी निंदा की है। आखिरी खबर हम आपको बताने वाले हैं JNU की। JNU भी हाल में ही बिरयानी बनाने और खाने के आरोप में 5 स्टूडेंट्स को नोटिस दिया था, उनको जुर्माना दिया था, 6,000 से 10,000 का जुर्माना लगाया गया था। और उसके बाद JNU स्टूडेंट्स ने दावा किया है कि शनिवार को JNU प्रशासन ने उनके इंटरनेट पर नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण से वो वेबसाइट्स, वो न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़ पोर्टल्स, ये YouTube चैनल्स जो मोदी सरकार की निंदा करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में NDTV, द वायर, जनगण की बात और JNU प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, इन सब का नाम दिया है कि ये सारे चैनल्स, ये सारी चीज़ें, वेबसाइट, वेब पेजेस खुल नहीं रहे थे। उन सारे स्टूडेंट्स ने ट्वीट किया फेसबुक पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और बताया कि JNU एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किस तरह से उनको एकेडमिक स्पेसेस को ख़त्म कर रहा है और उनकी जो जानकारी का, जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो इंटरनेट की सेवा है, उसमें किस तरह से प्रतिबंध लगा रहा है, नियंत्रण रख रहा है, रोक लगा रहा है। और इसको लेके अलग अलग प्रतिक्रियाएँ अलग अलग तरीक़ों से स्टूडेंट्स ने पोस्ट किया। इसी के साथ मैं सृष्टि, द वायर बुलेटिन में आज इतना ही।